student. Welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and this we are going through with the fifth chapter of class 10th history, age of industrialization, and this is the last lecture of this chapter. In this lecture we are going through with the last topic of this chapter, and we will just take a revision of the whole chapter. You just prepare your notes with the help of my lectures and the help of NCERT book. You just read the NCERT carefully along with the lectures so that you can able to understand the whole topic very easily. It is very simple, easy topic. You can just have it, and this will be score a good marks to you. So this topic is market for goods. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो इंडियन प्रोड्यूसर हैं उनने अपनी गुड्स की मार्केट को एक्सपेंड किया, मतलब कि जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे थे उसको कैसे मार्केट में एक्सपेंड किया, कैसे उसको बढ़ाया, उसकी मार्केटिंग कैसे की, वो कैसे पॉपुलर हुए, उनकी इंक्रीज़ कैसे हुई मार्केट, इन सब के बारे में इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो फॉरेनर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेटअप्स थे, उन लोगों ने गोमेस्ता के थ्रू, गोमेस्ता वही थे वो जो पेड सर्वेंट होते थे जो कि एग्ज़ामिन करते थे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन को और गुड्स को। तो उनके थ्रू किस तरह से हमारी कंट्री में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और जितनी भी फैक्ट्रीज थी, वो गोमेस्ताज जो होते थे जो कि पूरा एग्ज़ामिन करते थे प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को और गुड्स के क्वालिटीज़ को एग्ज़ामिन करते थे हमारी कंट्री में। उनके थ्रू कॉटन इंडस्ट्रीज़ को और यहाँ की जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी उनको टेक ओवर कर दिया और उसमें अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने अपने इंडिया की पूरी मार्केट को टेक ओवर करने के बाद मैनचेस्टर में, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में अच्छे से कॉटन गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, कॉटन क्लोथ्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से इंडिया में उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्योंकि इंडिया में कॉटन की डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती थी, इसी वजह से वहाँ से ये जितने भी गुड्स आने लगे हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल डिमांडेड थे, क्योंकि इंडिया की पूरी मार्केट को तो इनने ख़त्म कर दिया था। अब वो डायरेक्टली कंट्रोल करने लग गए थे, तो अपना खुद का प्रोडक्शन वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, जिससे इंडिया वाले उसको इंपोर्ट करते थे और इंडिया भी उनकी एक कंज्यूमर कंट्री बन गई थी। इंडिया में उन्होंने किस तरह से अपने गुड्स को, अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे पॉपुलर किया, किस तरह से पॉपुलर किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया की मार्केट में अपने एक्सपेंशन के लिए उन्होंने 3 चीज़ों का यूज़ किया। सबसे पहला था एडवर्टाइजमेंट, दूसरा था कैलेंडर और लेबलिंग। तो इन्होंने अलग अलग तरह से, जैसे कि आप लोग अभी भी देखते हैं कि कैलेंडर्स के थ्रू बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो अपने आप को एडवर्टाइज़ करती हैं मार्केट में, अपने अपने नए नए कैलेंडर्स निकालती हैं। जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें भगवान की फ़ोटो बनी हुई है, कृष्ण भगवान की, और इसमें देखिए इसमें ग्राइप वाटर का है। ग्राइप वाटर बच्चों के लिए दिया जाता है, छोटे बच्चों के लिए होता है। तो वो जो कंपनी थी जो ग्राइप वाटर बनाती थी, उसका प्रोडक्शन करती थी, उसकी तरफ से ये कैलेंडर जारी किया था। मतलब कि ये फॉरेनर कंट्री होगी और इसने किस तरह से इंडिया में मार्केट अपनी इस्टेब्लिश की, उसके उससे ये दिखा रहा है कि किस तरह से बेबी प्रोडक्ट्स को पॉपुलर किया गया, ठीक, यूज़ करने के लिए, कॉमनली यूज़ होने के लिए उसको किस तरह से पॉपुलराइज़ किया मार्केट में, उस बेबी प्रोडक्ट की किस तरह से मार्केट बढ़ाई। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें आज भी आप देखते होंगे कि आजकल के एरा में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इस तरह से एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। आज के एरा में भी न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स में और पैम्पलेट्स के थ्रू बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट किया जाता है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं और लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, और ज़रूर लोग उसको ख़रीदने के लिए अप्रोच करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे है अपनी मार्केट को बढ़ाने का। दूसरी चीज़ जो है जैसे कि लेबलिंग,
आप समझ सकते हैं लेबलिंग क्या होगी। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप लोग ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लेबल रहता था, जिससे जैसे कि कंपनी का नाम हो गया, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाती थी। या जैसे अगर कपड़े वगैरह की अगर हम बात करें तो कपड़े में कुछ ना कुछ कंपनी वगैरह का नाम रहता था, उसकी क्वालिटी के बारे में दिया रहता था। तो ये सारी हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में अवेयर कराती हैं, और लोग उस पे इंटरेस्ट दिखाते हैं और सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट ज़रूर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये अच्छी क्वालिटी का है। जैसे कि मैनचेस्टर से अगर कोई भी प्रोडक्ट आता था तो उसमें लेबल होता था मैनचेस्टर का, तो फिर लोगों को ये लगता था कि ये फॉरेन कंट्री से आया है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। उससे कभी भी हम देखते हैं तो पैकिंग से हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी सामान वेल पैक्ड होगा, बहुत अच्छे से उसकी पैकिंग होगी, लेबलिंग होगी, तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका पैकेज बहुत सुंदर कलर से प्रेजेंट किया गया होगा तो वो अट्रैक्टिव ज़्यादा लगता है, लोग उसको ख़रीदने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और उसको ही ख़रीदते हैं। जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से लेबल नहीं होते या पैक्ड नहीं होते उनको जल्दी ख़रीदा नहीं जाता। तो ये मतलब अट्रैक्टिव रखने के लिए प्रोडक्ट की एक मार्केट क्रिएशन बन सके, कस्टमर उसको देख के अप्रोच करें उस प्रोडक्ट के लिए, तो इसके लिए मार्केट में इस तरह के गुड्स को इस तरह से एडवर्टाइज़ किया जाता था या लेबल के ज़रिए उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, उनकी मार्केट को बढ़ाया जाता था। तो ये बात हुई लेबलिंग की। और एक और चीज़ जैसे कैलेंडर्स, जैसे कि अभी हमने एक देखा कि कैलेंडर्स की बात हो रही थी, पैम्पलेट न्यूज़पेपर्स वगैरह में एडवर्टीज़मेंट होता है, रेडियोज़ के थ्रू भी एडवर्टीज़मेंट होता है, टीवी वगैरह टीवी से भी एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। ऐसे ही कैलेंडर्स, जैसे कि अभी मैंने एक फ़ोटो आपको दिखाई और आप बुक में भी देख सकते हैं फ़ोटोज़, तो इसमें कैलेंडर्स के थ्रू भी बहुत सारे कंपनीज़ अपना एडवर्टीज़मेंट करती हैं। आजकल के भी एरा में हमने देखा है कि हम किसी भी शॉप में जाते हैं तो शॉप वाले भी अपना कोई ना कोई कैलेंडर न्यू ईयर पे एक कैलेंडर पब्लिश करवाते हैं, और जिसको वो कस्टमर्स को देते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर्स को एक कैलेंडर तो मिल जाता है, एक सामान मिलता तो है जो उनके बहुत यूज़फुल का होता है। साथ ही साथ उनकी मार्केटिंग भी होती है घर घर, मतलब डोर टू डोर मार्केटिंग भी हो जाती है उनकी, घर घर में उनके कैलेंडर पॉपुलर हो जाते हैं। जो भी देखते हैं वो उनको पता चलता है शॉप्स के बारे में, मतलब कि लोग अवेयर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और लोग अगर अवेयर हुए तो मार्केट अपने आप बनती चली जाती है। तो ये कैलेंडर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स थे मार्केट को बनाने का, गुड्स की मार्केट को बनाने का। डियर स्टूडेंट, यही था इस पूरे चैप्टर के बारे में। हमने मार्केट फॉर गुड्स भी पढ़ा, किस तरह से मार्केट इस्टेब्लिश हुई, किस तरह से प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज़ किया गया मार्केट में, इसके बारे में पढ़ा। अब हम फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पढ़ा कि जो 1760 से 1840 तक का जो टाइम पीरियड था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था हमारी कंट्री में। और इसमें हमने देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया इस टाइम पीरियड में, और बहुत सारी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी। मशीन से पहले जो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई थी वो प्रोटो इंडस्ट्रीज़ कहलाती थी। मतलब जब मशीन्स मेड गुड्स नहीं बनते थे उससे पहले की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्रोटो इंडस्ट्रीज़ कहलाती थी। और इसमें हमने देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी मिली थी, जैसे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। उस टाइम पीरियड में, सबसे अर्ली टाइम पीरियड में, लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं थे। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, मतलब कि सीजनल अनएम्प्लॉयड थे। इसके बारे में भी हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ सेटअप हुई थी, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री। और सबसे पहली जो कॉटन इंडस्ट्री जो सेटअप हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी, 1854 में हुई थी। और जूट इंडस्ट्री जो सबसे फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी वो 1855 में हुई थी, जो कि बंगाल में इस्टेब्लिश हुई थी। इसी के साथ साथ बहुत सारी स्पिनिंग और कॉटन इंडस्ट्रीज सेटअप होती चली गई। हमारी कंट्री में बहुत सारे मेजर पोर्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ा। कौन कौन से थे वो, जैसे कि सूरत हो गया, बंगाल हो गया, और ये बॉम्बे हो गया। ये सारे कुछ मेजर पोर्ट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पीरियड में, और सारी जो गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग जो होती थी वो ये इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू होती थी। यहीं से गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी।
साथ ही साथ हमने पढ़ा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियलिस्ट इस्टेब्लिश हुए थे हमारी कंट्री में, जैसे कि जमशेदजी टाटा के बारे में हमने पढ़ा था। और ये सब जो हैं ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बिरला ग्रुप्स के बारे में भी हमने पढ़ा, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। ये सारे एंटरप्रेन्योर थे जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते थे और इनने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया। साथ में हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कुछ फीचर्स के बारे में भी पढ़ा था। वो फीचर्स का एक पूरा एक वीडियो है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उस फीचर्स के बारे में भी हमने पढ़ा। बेसिकली जो 4 फीचर्स थे उसके बारे में हमने सारी चीज़ें समझी। और साथ साथ में हमने लास्ट जो था वो मार्केट, जो गुड्स की मार्केट थी वो किस तरह से एक्सपेंड हुई इसके बारे में हमने पढ़ा। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच करिए, अपनी नोट्स खुद से प्रिपेयर करते जाइए आप साथ ही साथ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक की हेल्प से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो हैं वो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। आप एनसीईआरटी के साथ ही नोट्स बनाइए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा ये पूरा चैप्टर। और मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के लिंक्स वगैरह बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, पर लेक्चर वाइज नोट्स मेंटेन करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और I will provide you the link of the another chapter very soon. Till then, bye bye, take care, and don't forget to subscribe, like, comment on the video. Thank you everyone.